हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चेयरमैन गोगन ही मर जाते हैं और उनका दफनाने के लिए सारे लोग बारिश में ही चले जाते हैं। जिनवू वहीं पर खड़ा होता है, जबकि जिनवू के पास मिस्टर वूजिन खड़े होते हैं जो कि रो रहे होते हैं। जिनवू उनसे पूछता है क्या आप ठीक हैं। मिस्टर वूजिन जिनवू से कहते हैं मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, चेयरमैन की मौत का मुझे बहुत ज्यादा सदमा लगा है। मिस्टर वूजिन जिनवू से कहते हैं जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा है क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि तुम उसको नहीं मार पाए। जिनवू कहता है जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वो मॉन्स्टर पहले ही चेयरमैन को मार चुका था। मिस्टर वूजिन अपनी छतरी को ऊपर से हटा लेते हैं और बारिश से अपने चेहरे को भिगाते हुए कहते हैं मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। अभी तो कल चेयरमैन मुझसे कह रहे थे कि मैं ये बात सुनना चाहता हूँ कि तुम अमेरिका में जिनवू के साथ गए हो। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस आना। मिस्टर वूजिन जिनवू से कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम आखिरी वक्त में उनके पास थे, तुम अमेरिका से जल्दी से उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर तो आ गए। जिनवू मिस्टर वूजिन से कहता है मैं चेयरमैन की कब्र पर खड़े होकर ये कसम खाता हूँ मैं उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मार डालूंगा। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद ही तुम्हारे थैंक यू को मैं एक्सेप्ट करूंगा। साथ ही जिनवू मिस्टर वूजिन से कहते हैं क्या तुम सारे रिपोर्टर्स को कॉल कर सकते हो, मुझे एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करनी है। चेयरमैन गन ही की मौत के बाद रिपोर्टर्स को जैसे ये खबर मिली कि जिनवू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए। जिनवू सारे रिपोर्टर्स के सामने खड़े होकर अपना बयान देता है और उनसे कहता है कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं और वो हमारे नेशनल रैंक के हंटर्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर एस रैंक के हंटर्स को जो कि पावरफुल है। हमारी दुनिया के बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी को भी मारने से झिझकते नहीं। एक रिपोर्टर जिनवू से कहता है उन मॉन्स्टर से तुम्हारा क्या मतलब है। चेयरमैन गन ही को क्या उनमें से किसी एक मॉन्स्टर ने मारा है। जिनवू से कहता है हाँ बिल्कुल, इन मॉन्स्टर्स के पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिससे वो अपने लिए एक थर्ड डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप ना तो बाहर जा सकते ना ही कोई बचाने के लिए अंदर आ सकता है। तो पूरी दुनिया में वो हंटर्स जिन्हें लगता है कि वो इन मॉन्स्टर्स का शिकार बन सकते हैं और वो कमजोर हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि वो अपने दोस्तों के साथ रहे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो वाले सारे हंटर्स जिनके पास उनके दोस्त नहीं है जो कि उनकी हिफाजत करने वाले हों, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। नेक्स्ट सीन एक अंडरग्राउंड डंजन का होता है जहाँ पर बाकी के सारे मोनार्च इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे टोटल 5 मोनार्च होते हैं। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट बाकी के सबको बताता है कि जब मैं फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को मारने के लिए गया तो मुझे वहाँ पर शैडो मोनार्च के सामना करना पड़ा। योगोमोंडू से कहता है तुमने तो कहा था कि शैडो मोनार्च की पावर इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसानी बॉडी उसे अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकती, क्योंकि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे भी कोई बॉडी नहीं मिल सकी। फ्रोस्ट मोनार्च उन लोगों से कहता है मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, वो शैडो मोनार्च ही था, वो हमारे लिए इन ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरे की बात है। मुझे लगता है कि पहले हमें उससे निपटना होगा, मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी उसे कहता है शैडो मोनार्च के साथ पंगा लेना खुदकुशी करने के बराबर है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि 9 मोनार्च में से सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो मोनार्च है, क्यों ना हम लोग मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के वापस आने का इंतजार करें। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट कहता है हमारे पास वैसे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब ड्रैगन किंग वापस आए। हम भी मोनार्च हैं, हम भी पावरफुल हैं। शैडो मोनार्च को हराने का हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है, अभी वो इंसानी बॉडी में है, वो कम्प्लीटली शैडो मोनार्च नहीं बना। अगर तुम सब लोग मेरी मदद करोगे तो मैं उसको हरा दूंगा और उसे वापस नथिंगनेस में भेज दूंगा। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी उसे कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। योगोमोन कहता है मुझे भी सबसे दूर रखो, मुझे भी मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स की तरह शैडो मोनार्च के हाथों मरना नहीं है। मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम डीमन किंग बैरन है जिसे शैडो मोनार्च ने मार दिया था। मोनार्च ऑफ बीस्ट उन सब से कहता है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी उसे कहता है तुम्हें पता है कि व्हाइट फ्लेम को मरने के बाद उसने उसके साथ क्या किया था, मुझे मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम की तरह नहीं बनना। मोनार्च ऑफ बीस्ट कहता है हम लोग अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स में हैं, हमारे तो शैडोज ही नहीं है, वो हमें अपना शैडो सर्वेंट नहीं बना सकता। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी कहता है मुझे लगता है कि शैडो मोनार्च और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर की पावर का तो पता है, वो हमारा रेप्लिका बना सकता है अपनी दुनिया में, इसलिए मुझे उसका रेप्लिका नहीं बनना। फिर मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी और योगोमोंड दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। मोनार्च ऑफ बीस्ट मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट से कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि वो अभी तक इंसान है। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट अपने पास से वो डैगर निकालता है जो कि जिनवू ने इस पर फेंका था। वो कहता है इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। एशमॉन शैडो मोनार्च इस तरह का काम नहीं करता। वहीं पर मोनार्च ऑफ प्लेग खड़ी होती है जो कि सारे इंसेक्ट्स की मोनार्च है, उसका नाम कुरेशिया होता है। कुरेशिया कहती है फ्रोस्ट मोनार्च बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर शैडो मोनार्च ने अपनी पूरी पावर हासिल कर ली होती तो वो इस तरह के पॉइजन वाले डैगर इस्तेमाल नहीं करता। मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट उनसे कहता है क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। मोनार्च ऑफ बीस्ट और कुरेशिया दोनों ही उसे कहते हैं हम दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे शैडो मोनार्च को मारने में। नेक्स्ट सीन जिनवू का होता है। जिनवू एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और कहता है मैं मोनार्च की पावर को सेंस नहीं कर सकता, इसलिए मेरे शैडोज वाला तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिनवू कहता है
जब मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो मुझे उसके साथ उसका शेडो नजर नहीं आया। उसने कहा था कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। जिन्वो कहता है लेचिया ने मुझसे कहा था द मोनार्च ऑफ बिगनिंग ने कि रूलर्स और मोनार्च की बॉडी स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है, इसलिए मैं उनके शैडो सोल्जर्स नहीं बना सकता। जिन्वो कहता है अगर उनके शैडोज नहीं होते तो इसका मतलब मैं उनको ट्रैक नहीं कर सकता। साथ ही जिन्वो कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक हंटर हूँ, मैं अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन का होता है। चेयरमैन की खाली कुर्सी पड़ी होती है जबकि सारे के सारे ऑफिसर वहीं पर बैठे होते हैं। वो सारे आपस में बहस कर रही होती है कि अब चेयरमैन की कुर्सी पे नया चेयरमैन कौन बैठेगा, हमें कोई ना कोई तो ढूंढना होगा। उनमें से एक मेंबर कहते हैं चेयरमैन गोगानी एक एस रैंक के हंटर थे जिसकी वजह से वो बहुत सारे हंटर्स को कंट्रोल कर सकते थे और बहुत सारे हंटर गिल्ड उनसे डरते भी थे। अब जबकि चेयरमैन गोगानी नहीं रहे तो अब 5 बड़े गिल्ड्स जो कि कोरिया के बड़े गिल्ड्स हैं उनको देखने वाला कौन है, अब उनको कौन रोकेगा। एक और मेंबर उसे कहता है क्या तुम ये सुजेस्ट करना चाह रहे हो कि हम कहीं से एस रैंक के हंटर को हायर कर लें, हम लोग किसी आउटसाइडर को अपना चेयरमैन नहीं बना सकते। वो सारे मेंबर्स कहते हैं हम लोगों ने डिस्कशन के बाद ये फैसला किया है कि मिस्टर वू जिन को चेयरमैन की सीट दी जाएगी। मिस्टर वू जिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर मैं ही क्यों। बाकी के मेंबर्स उनसे कहते हैं हमें लगता है कि आपने चेयरमैन के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है, इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उनके बहुत सारे स्किल्स भी आपने सीखे हैं। सिर्फ यही नहीं, बाकी के सारे हंटर्स गिल्ड आपकी बात सुनते भी हैं और अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एस रैंक का हंटर ही हमारा चेयरमैन बन सकता है। तुम एक बहुत ही काबिल हंटर हो, तुम्हें ही चेयरमैन बनना चाहिए। मिस्टर वू जिन कहते हैं मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ, मुझे इन सारे मामलात की समझ नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हंटर्स हैं, आप उनमें से किसी को रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन गोगानी की चेयर पर बैठने के मैं लायक नहीं हूँ। आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस लायक हूँ? डायरेक्टर्स और मैनेजर उसे कहते हैं हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि कोरिया के टॉप गिल्ड्स को कोई भी ऑर्डर दे सके, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। लास्ट टाइम तुमने उन सबको इकट्ठा कर लिया था जब डबल डंजन लेयर का इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा तुमने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर और डांगसू के दरमियान फाइट को भी रोका था। इसके अलावा बहुत सारे गिल्ड्स के साथ तुम्हारे कनेक्शंस हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही। इसके अलावा जिन्वो के साथ भी तुम्हारा क्लोज रिलेशन है, वो भी हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। हम तुम्हारे ऊपर अपने फैसले को थोप नहीं रहे, तुम अपनी मर्जी से इस कुर्सी पर बैठ सकते हो जब तुम्हारा दिल चाहे। मिस्टर वू जिन मान जाते हैं और वो हंटर एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्वेंजर गिल्ड का होता है। थॉमस आंद्रे लोरा के साथ बीफ ऑफ ब्लॉक की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उसने स्पेशल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। थॉमस लोरा से कहते हैं काफी अरसे के बाद मैं अंडरग्राउंड में आ रहा हूँ। जैसे वो नीचे जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाते हैं। थॉमस उन्हें कहते हैं तुम लोग बैठ सकते हो, ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो। लोरा थॉमस से कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम अपने डैगर्स उसे देना चाहते हो। थॉमस लोरा से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो जिन्वो के गिफ्ट होने के लायक नहीं है, उसने मेरी जान बचाई, इसके अलावा मेरे गिल्ड के मेंबर्स को भी छोड़ दिया, मैं उसे ऐसा गिफ्ट तो दे सकता हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि एक हंटर के तौर पर उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोरा आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो लोग अंदर उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो स्पेशल डैगर रखे होते हैं। लोरा उनकी तरफ देखकर कहती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है, लेकिन क्या फिर भी तुम उसे देना चाहते हो। थॉमस कहता है यही तो वजह है कि मैं ये डैगर्स उसे देना चाहता हूँ क्योंकि वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर पड़े पड़े जो बेकार हो रहे हैं, मैं डैगर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिजिकल एबिलिटी यूजर हूँ। उसी वक्त उन दोनों डैगर्स की तरफ दिखाते हैं जो कि कैमिश के दांतों से बने हैं। नेक्स्ट सीन जिन्वो के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जिन्वो सोशल मीडिया पर न्यूज देख रही होती है चेयरमैन वू जिन के बारे में। जिना कहती है चेयरमैन गोगान ही मारे गए और अब उनकी जगह पर एक हैंडसम बंदे को चेयरमैन बना दिया गया है। पता नहीं हमारे कंट्री में हो क्या रहा है, सब कुछ बहुत ही तेजी से बदल रहा है। जिना अपनी मॉम की तरफ देखती है, मॉम पीछे बर्तन धो रही होती है। जिना जल्दी से अपनी मॉम के पास चली जाती है। मॉम जिना से कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं करने को तो जाकर कचरा फेंक आओ। जिना मॉम से कहती है नहीं मुझे ये नहीं करना। साथ ही जिना अपनी मॉम से कहती है मॉम हम अपने इस अपार्टमेंट को छोड़ क्यों नहीं देते, हम किसी और जगह चले जाते हैं। मॉम से कहती है तुम इस जगह को छोड़ना चाहती हो लेकिन मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। जिना मॉम से पूछती है आपको इस पुराने से अपार्टमेंट में क्या चीज पसंद है। मॉम से कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे ये घर पसंद है। मॉम जिना से कहती है अब जाओ जाकर वॉशर से कपड़े निकाल लाओ अगर तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं करने को। जिना दूसरे रूम में वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने के लिए चली जाती है लेकिन वहाँ पर किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागती हुई बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन आजिन गिल्ड के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स इकट्ठे हुए होते हैं। वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि थॉमस आंद्रे आजिन गिल्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट सीन गिल्ड के अंदर का दिखाते हैं। थॉमस आंद्रे गिल्ड के अंदर बैठा होता है जबकि जिन्हो भी उसके सामने बैठा होता है और सोच रहा होता है आए जी जिन्हो कहाँ पर रह गया, ये मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। जिन्हो कहता है सिर्फ थॉमस ही नहीं बल्कि यहाँ पर जर्मनी का भी टॉप हंटर लेनार्ड नर्मन वो भी जिन्हो से मिलने के लिए आया हुआ है और दोनों ही इस वक्त मेरे ऑफिस में बैठे हैं। अगर जिन्हो जल्दी से यहाँ पर नहीं आया
तो यहाँ पर तो फाइट हो जाएगी। इन दोनों को यहाँ पर आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जिन्हों अभी तक मेरी कॉल नहीं उठा रहा और अभी इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यहीं पर हमारी एपिसोड 84 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।